इस हड़ताल में आपकी, आपके संगठन की या पूरी किसान वर्ग की, किसान तबके का क्या रोल रहेगा? जितने भी ये मजदूर बच्चे, नौजवान, महिलाएं काम करने वाले हैं, वो किसी न किसी रूप में किसान परिवारों के ही सदस्य हैं। तो ऐसे समय में जब उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट हो, किसान सभा या संयुक्त किसान मोर्चा चुप नहीं रह सकता, इसलिए हम उसका समर्थन कर रहे हैं। वीबी जी राम जी, और ये बड़ी हेराफेरी है। कुछ शब्द हिंदी के जोड़े, कुछ इंग्लिश के जोड़े, और राम जी लाना जरूरी था। लेकिन महात्मा गांधी जैसे महापुरुष जिसको पूरी दुनिया मानती है, और हमारी सरकार के प्रतिनिधि, चाहे उनमें प्रधानमंत्री भी है, जब विदेशों में जाता तो वो कहता है कि मैं गांधी के देश से आया हूँ, लेकिन उसी गांधी का नाम भी मिटाना चाहता है। मैं कुलदीप सिंह आज फिर हाजिर हूं आपके बीच एक और शख्सियत के साथ। आज हमारे बीच हैं मास्टर बलबीर सिंह, एक जाना माना परिचित चेहरा जो आपको दिखाई देंगे किसानों की लड़ाई लड़ते हुए, मजदूरों के संघर्षों में, कर्मचारियों की लड़ाई के बीच। जब भी किसी मजलूम पर, गरीब पर अत्याचार होता है, उसके खिलाफ आंदोलन करना और उसकी मदद करना मास्टर बलबीर सिंह अग्रिम पंक्ति में खड़े मिलते हैं। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार जी कुलदीप जी, आपका चैनल पर स्वागत है मास्टर जी। आपका भी और आपके चैनल का और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपके माध्यम से ही हमारी खबरें प्रदेश, देश और दुनिया में जाती हैं। तो मास्टर जी, आपका बड़प्पन है, आपने इतना सम्मान से नवाजे। तो सबसे पहला मेरा सवाल है मास्टर जी, ये जो 12 फरवरी 2026 की हड़ताल का आह्वान किया है केंद्रीय ट्रेड यूनियन कर्मचारी फेडरेशनों ने, और इसका जैसा कि समाचार पत्रों में, न्यूज चैनलों में खबर भी है कि संयुक्त किसान मोर्चा और आपके संगठन अखिल भारतीय किसान सभा ने समर्थन किया है, तो इसका मूल कारण क्या है मास्टर जी? ये जो मजदूरों की हड़ताल है, कर्मचारियों की हड़ताल है, इसका किसान संगठन समर्थन कर रहे हैं, तो इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है? और इस हड़ताल में आपकी, आपके संगठन की या पूरी किसान वर्ग की, किसान तबके का क्या रोल रहेगा? जैसा आपने सवाल किया है कुलदीप जी, 12 फरवरी की हड़ताल में न केवल अखिल भारतीय किसान सभा बल्कि संयुक्त किसान मोर्चा सम्मिलित है, और उसके शामिल होने के बहुत बड़े कारण है कई। एक तो जो पीछे सरकार ने 25 नवंबर 2024 को एक लेटर जारी किया, एक ड्राफ्ट जारी किया, जिसमें नई प्राइवेट मंडियां खोलने का और सरकारी मंडियों को बंद करने का प्रावधान है। दूसरा, उसमें ये लागू कर दिया कि अब कोई भी आदमी कितना भी सामान जरूरत का अपने पास रख सकता है, जबकि अपने देश में कानून था 1954-55 में बना था कि जरूरत का सामान जरूरत के अनुसार ही रखा जा सकता है। और ये इसलिए भी ड्राफ्ट जारी कराया है कि वो अंबानी अडानी के बड़े बड़े जो साइलो बने हैं उनको भरे रखना चाहते हैं, ताकि एक तरह से कारपोरेट के हाथ में हमारी रोटी चली जाए, और रोटी जाने के बाद हर इंसान मजबूर हो जाता है। हम नहीं चाहते कि इस देश का मजदूर, इस देश का किसान किसी भी तरह से कारपोरेट का गुलाम हो, इसलिए शामिल हैं। और इसमें ही प्रावधान किया गया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, बीज केवल कारपोरेट सेक्टर की कंपनियों से खरीदा जाएगा। कोई भी आदमी अनसर्टिफाइड बीज से उसका अपना खेत का तैयार किया हुआ है और पीढ़ी दर पीढ़ी उसको बोता हुआ रहा है, उसका प्रयोग भी नहीं कर पाएंगे। बड़ा कारण ये भी है। और इसके अलावा फिर जो लेटर जारी किए हैं सरकारों ने, एक तो ये जो 4 लेबर कोड हैं उनको जारी कर दिया। 29 कानून थे पहले, उनको बदल दिया, उनको हटाया कि ये 4 लेबर कोड जाने का अर्थ ये हो गया कि अब ना तो कोई काम के घंटे निश्चित होंगे, ना कोई न्यूनतम वेतन होगा, और किसी भी तरह की कंडीशन में बहुत लोग ये सोचते हैं, जिनको थोड़ा उस तरह का ज्ञान नहीं है, कि मजदूर कोई अलग जमात होगी, अलग वर्ग होगा। हम ये महसूस करते हैं किसान सभा के लोग भी और अखिल भारतीय किसान सभा और इसके साथ ही जो संयुक्त किसान मोर्चा है, कि जितने भी ये मजदूर बच्चे, नौजवान, महिलाएं काम करने वाले हैं, वो किसी न किसी रूप में किसान परिवारों के ही सदस्य हैं।
तो ऐसे समय में जब उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट हो, किसान सभा या संयुक्त किसान मोर्चा चुप नहीं रह सकता, इसलिए हम उसका समर्थन कर रहे हैं। उसके बाद ही फिर 25 की साल में ये एक बड़ा और बिजली का संशोधित बिल ले आए। अब बिजली का संशोधित बिल ऐसा नहीं है कि वो कर्मचारियों को ही प्रभावित करेगा, उनके जॉब को या उनकी जो सोशल सिक्योरिटी है उसको प्रभावित करेगा, वो तो करेगा ही, लेकिन उसमें किसान को जो आज स्लैब के अनुसार खेत की बिजली सस्ती मिलती है, घर की बिजली कमर्शियल से सस्ती है। सरकार ये चाहती है कि सारी तरह की बिजली निजी क्षेत्र में देके और ये स्लैब सिस्टम खत्म करके प्रीपेड स्मार्ट मीटर लागू करके सबका एक जैसा बिलों का प्रावधान किया जाए। और ऐसा प्रावधान होता है तो फिर खेती नहीं की जा सकती, बिजली महंगी हो जाएगी। तो हम ये महसूस करते हैं कि ये जो हड़ताल है कर्मचारियों के साथ साथ किसानों का भी एक बड़ा मुद्दा है। अब ये एक काम बचा था मनरेगा, जिसमें कभी कभी फुर्सत के दिनों में किसान भी काम कर लेता था, छोटा किसान है जो, और विशेषकर हमारा जो बेजमीना तबका है बड़ा हिस्सा उसका ये आशा करता था कम से कम 100 दिन तो काम मिलेगा। और हमें उसका दूसरा इनडायरेक्ट फायदा ये था कि हमारे खेत का जो बड़ा रजबाया है, खेत के रास्ते हैं, गांव से दूसरे गांव जाने वाले रास्ते हैं, उनकी साफ सफाई, उनका रख रखाव मनरेगा के तहत हो जाता था। गांव के तालाब खुद जाते थे, किसी स्कूल की किसी और जगह की साफ सफाई हो जाती थी। एक बड़ा काम था जो किसान को भी प्रभावित करता था और मजदूर को भी। और वो काम बंद करके सरकार ने एक नया कानून ले आए, वीबी जी राम जी, और ये बड़ी हेराफेरी है। कुछ शब्द हिंदी के जोड़े, कुछ इंग्लिश के जोड़े, और राम जी लाना जरूरी था। लेकिन महात्मा गांधी जैसे महापुरुष जिसको पूरी दुनिया मानती है और हमारी सरकार के प्रतिनिधि चाहे उनमें प्रधानमंत्री भी है, जब विदेशों में जाता तो वो कहता है कि मैं गांधी के देश से आया, लेकिन उसी गांधी का नाम भी मिटाना चाहता है। तो इस बात को भी किसान महसूस करता है कि आज तो ये गांधी पे हमला है और कल किसी पे भी होगा। तो हम इसलिए इस हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। इसके साथ ही एक अभी नया बीज बिल आ गया, उस बीज बिल का विरोध भी हम बाकी फेडरेशनों के साथ, चाहे कर्मचारी है मजदूर है, उनका विरोध भी हम उसमें शामिल होकर करना चाहते हैं। लेकिन अब एक बड़ा हमला आ गया, जो सरकार ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील करी है, वो बड़ी खतरनाक है। क्योंकि अपने देश में ऐसे कुछ कानून भी थे और ऐसे प्रावधान थे, कोई भी पार्टी राज में रही, कोई भी प्रधानमंत्री रहा, खेती को और डेयरी को, पोल्ट्री को और फिशरी को हमेशा उन्होंने विदेशी समझौतों से अलग रखा है। अब बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मोदी सरकार ने एक डील तय कर ली और ये बड़ी गुप्त डील है। बहुत दिनों तक तो लोगों को यही नहीं बताया कि ये है क्या। वास्तव में वैसे तो हमें एहसास हो गया था अगस्त महीना में ही, जब कपास से 11% जो ड्यूटी लगती थी, टैरिफ लगता था बाहर से आने वाली पे, वो फ्री कर दिया था। और जबकि अपना देश में कपास उत्पादक किसान पहले से पीड़ित है, लेकिन उनकी परवाह ना करते हुए अमेरिका के कपास को यहाँ मंगाया गया सस्ते में। तो अब ये समझ रहे थे, हम तो समझ चुके थे कि सरकार धोखा करेगी, लेकिन बहुत लोग ये कहते थे कि ना इस मुद्दा पे सरकार नहीं करेगी। और अभी तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि इस देश में बहुत सारी चीजें अमेरिका से यहाँ आएंगी, उन पे 0% टैक्स होगा, टैरिफ होगा जो 0 होगा। जबकि पहले 30% से लेकर 150% तक के टैरिफ होते थे, भारत की ओर से लगाए जाते थे बाहर से आने वाले सामान पर, खासकर अमेरिका से या बड़े अमीर देशों से आने वाले सामान पर। अब वो 0 हो गया। इसका सीधा अर्थ ये हो गया कि हमारे बाजार को अमेरिका के उत्पाद प्रभावित करेंगे, वो सस्ते हो जाएंगे और सस्ते उत्पाद को हर आदमी खरीदना चाहेगा। जबकि यहाँ कंपटीशन में हमारे किसान को सब्सिडी नहीं मिल रही, वहां तो 26 लाख रुपए प्रति किसान एवरेज सब्सिडी है। अपने यहाँ 6,000 प्रति किसान सब्सिडी, वहाँ 26 लाख प्रति किसान है और अपना 6,000, अपना 6,000 है। दूसरा वहाँ केवल 18 लाख 80,000 लोग खेती करते हैं बस।
18.8 80,000। हाँ जी। 18,80,000 लोग ही खेती करते हैं, और लोग नहीं है बल्कि वो कारपोरेट ही हैं। एक तरह से कंपनियां हैं वो खेती करने वाली, क्योंकि लाखों लाख एकड़, हजारों हजार एकड़ के बड़े किसान है वो, और सारा काम मशीनों से ही होता है। तो उनका जो उत्पाद है उसका मुकाबला अपना उत्पाद नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनकी तो लागत कम है। एक तो बड़ी सब्सिडी है डायरेक्ट, और दूसरा मशीनों से काम होगा, और मशीनों से होने वाला काम हम हाथ से काम करके उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उत्पादन लागत हमारी बढ़ेगी, उनकी उत्पादन लागत घटेगी, और वो सस्ता माल यहाँ डंप करेंगे। ये डंपिंग जैसा शब्द आम आदमी नहीं समझ पाता। इसका एक तरीका होता है, कुछ सालों के लिए सस्ते में चीजें इतनी डाल दो कि वहां की जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित हो जाए। यानी किसान खेती करना छोड़ दे, क्योंकि उसको दाम तो मिले नहीं, फिर वो खेती किस बात के लिए करेगा। और 2, 3, 4 साल तक वो सस्ता बेच के है, और फिर वो बहुत महंगा देंगे। जब एकाधिकार स्थापित हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगी, मोनोपोली करनी होती है। ये एक तरीका है बड़े विकसित देशों का। और यहाँ भी अपन बहुत सारी चीजों को ऐसे देखते रहते हैं कि एक बार यहाँ देखा था, जियो ने बड़े सस्ते सिम दे दिए। हाँ बिल्कुल। और 1 साल 1.5 साल तक किसी से कुछ नहीं लिया, डाटा भी फ्री दिया। हाँ। और फिर आज उनकी रेट देखा तो BSNL वगैरह से तो कई गुना ज्यादा है, महंगे हैं, महंगा बहुत है। लेकिन इसके बावजूद उसने कब्जा किया पूरा संचार विभाग पे, और फिर वो अब महंगा कर दिया। ठीक ऐसे ही यदि हमारी रोटी भी महंगी हो जाती है तो फिर मजदूर, किसान, छोटा छोटा काम करने वाले लोग, चाहे वो रेडी फड़ी का काम करते हैं, चाहे छोटी मोटी दुकानदारी करते हैं, या कोई स्थायी और अस्थायी रोजगार करता है, उनके लिए जीवन बसर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सोचकर हमने, वैसे तो हम पहले से ही इस हड़ताल में जो पहले मुद्दे मैंने बताए उन्हीं से प्रभावित होकर ही समर्थन कर रहे हैं इस हड़ताल का। यद्यपि ये ट्रेड यूनियनों, कर्मचारी फेडरेशनों की हड़ताल है, हम समर्थन कर रहे हैं उसका, खुल के समर्थन करेंगे। लेकिन अब जो ये डील हुई है अमेरिका वाली, इसने किसान तबके को बहुत प्रभावित किया है। क्योंकि अब सोया तेल आएगा, ये कह दिया सोयाबीन नहीं आएगी। भाई तेल आ गया तो सोयाबीन आने में क्या कमी रहेगी? बिल्कुल। फिर ये कहते हैं कि ड्राई चारा है एक तरह से पशुओं का, वो तो आएगा DDG नाम का, और वो भी ऐसे ही तैयार किया जाएगा जो यहाँ का अपना जो जैसे खड़ बिनौला का ये सिस्टम है, इसको सारे को चौपट कर देगा। तो एक बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी तहस नहस हो जाएगी, जिसमें करोड़ों करोड़ों लोग अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। अपने देश में जहाँ उनके 18,80,000 लोग खेती पे हैं, अपने यहाँ सीधे 14 करोड़ परिवार और लगभग 70 करोड़ लोग खेती से जीवन बसर कर रहे हैं। यदि हमारी खेती चौपट हो जाती है तो देखिए फिर ये आंकड़ा कहाँ जाएगा। बिल्कुल। और किस तरह की बेरोजगारी और भूखमरी का शिकार अपना देश होगा। ये तो पूरे देश की रीढ़ टूट जाएगी। हम केवल इसलिए हड़ताल नहीं कर रहे कि अपने आप को बचाना है, बल्कि इसलिए भी है कि एक देशभक्ति का मुद्दा है, इस देश की आम जनता को बचाने का, उसके भरपेट भोजन की व्यवस्था का, और रोजगार किसी न किसी रूप में उनके पास रहे, उसको लेकर है। और जहां तक आपने ये सवाल किया कि आपकी भूमिका कैसी रहेगी, देखो हड़ताल जो होती है, मजदूर का कारखाना में नहीं गया हड़ताल दर्ज होगी, कर्मचारी दफ्तर में नहीं गया उसके रजिस्टर में हाजिरी नहीं लग गई तो उसकी हड़ताल दर्ज होगी। हमारी हड़ताल दर्ज होगी सड़कों पर। अच्छा। हम बड़ी संख्या में ट्रेड यूनियनों और फेडरेशनों के आयोजनों में शामिल होंगे, अपने झंडे, बैनर, अपने निशानी के चिन्हों के साथ। और उसमें जब हमारी बड़ी भागीदारी दिखेगी तो सब लोग मानेंगे किसान भी हड़ताल पर है। दूसरा, हम 12 तारीख को गांव गांव जाके, मोहल्ले मोहल्ले जाके लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि 12 तारीख को बाजार से 1 रुपए की भी चीज नहीं खरीदनी। जब सेल नहीं होगी बाजार में तो जो बाजार में बैठे लोग अपना आप मान लेंगे कि भाई आज तो कोई नहीं आया गाहक, और गाहक नहीं आया तो हड़ताल सफल होगी। इस तरह का काम करते हुए हम इस हड़ताल में शामिल होंगे।
आपका शुक्रिया मास्टर जी, आपने बड़ी तफसील से और विस्तार से सभी मुद्दे बताए। एक सवाल है मास्टर जी, जी जो केंद्र सरकार का रुख है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का एक प्रक्रिया, एक रुझान नहीं देख रहे आप? जैसे अब माननीय ट्रंप जी के साथ या अमेरिका के साथ जो डील हुई है, उसमें भारत का कृषि मंत्री खामोश है, भारत का प्रधानमंत्री नहीं बता रहा है, या भारत की सरकार की तरफ से कुछ नहीं बताया जा रहा है भाई क्या हो रहा है, क्या आपने समझौता कराया है, उसमें क्या भारत को मिलेगा, क्या अमेरिका को मिलेगा। अब एक मिनट पूरी बात सुनिए। ठीक अमेरिकन राष्ट्रपति ट्वीट कर रहे हैं, वहां के सेक्रेटरी बता रहे हैं, और दूसरी बात भारत के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट को भी कुछ नहीं बता रहे। उससे पहले जब 3 कृषि कानून इन्होंने पास करे, उस टाइम भी जो दो बैकडोर नहीं आ रहा, चोरी चोरी टांगी चोरी कोडे कोडे करने की, मतलब कुछ तो है जिस पर पर्दादारी है। बिल्कुल। और ये कंटिन्यू प्रोसेस नहीं है जी। ऐसे इसको मैं थोड़ा न्यू खतरा देख रहा था जी, जो भारत का संविधान है उसकी प्रक्रिया को नष्ट नहीं किया जा रहा, जनतंत्र को जी। आप देश के चुने हुए शासनाध्यक्ष हो, आप ना तो संसद को बता रहे कुछ, ना देश के अवाम को बता रहे। ये जो लुकमा जो गड़बड़े हैं, ये क्या भारतीय संविधान को कुचलने की, नष्ट करने की प्रवृत्ति की तरफ नहीं लेके जा रही है चीजें? देखिए, ये तो मैं इसलिए बात सीमित रखी थी कि आप ये पूछ रहे थे कि हड़ताल में क्यों शामिल हो रहे हैं। लेकिन जो समझौता हुआ है वो तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जहां व्यापार है उसकी बात भी छोड़िए, अमेरिका के राष्ट्रपति ने सीधे सीधे घोषणा कर दी कि हम भारत पर एक 5 सदस्यीय मंत्रिमंडल कमेटी बनाएंगे और वो उस पर निगरानी रखेगी। भारत पे निगरानी रखने का अर्थ है हमारी संप्रभुता जो है वो एक तरह से हम गुलाम हो जाएंगे। अमेरिका हर दृष्टि पे, हर काम पे हमारे पर नजर रखेगा। और उसका कारण वो ये बता रहे हैं कि भाई जो रूस से तेल खरीदते हैं उस पर निगरानी रखेंगे। वास्तव में वो निगरानी उस पर ही नहीं है, उसने कह दिया कि अंदरूनी हर चीज पर निगरानी रखेंगे। और निगरानी रखने का अर्थ है कि हम फिर आजाद कहाँ रह जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे इस तरह से। तो दूसरी जो बात आपने कही, कोई बताया नहीं रहा। जहां तक बताने की बात है, 3 दिन पहले पीयूष गोयल ने ये घोषणा की कि खेती बाड़ी या बागबानी, फल फ्रूट, डेयरी, पोल्ट्री, ये जो चीजें हैं इनको व्यापार समझौते से बाहर रखा गया। लेकिन अभी जो कल डिक्लेयर हुआ है साझा घोषणा पत्र, इसके जारी होने से पहले तो वो कह रहे थे कि कम से कम 40-50 दिन लगेंगे समझौते पे असली रूप में आने में। लेकिन उससे कुछ घंटे बाद ही आ गया और वो हाँ भर दी। अब ये पीयूष गोयल उस दिन कुछ कह रहा है, जब उससे पत्रकारों ने पूछा कि रूस से तेल खरीदेंगे या नहीं, बोले वो विदेश मंत्री बताएंगे। जब विदेश मंत्री से पूछा, इसके बारे में तो पीयूष गोयल ही बता सकते हैं क्योंकि वार्ता में वो शामिल थे। तो एक तो ये दिखता है कि इनके मंत्रिमंडल में ही कोई तालमेल नहीं है और ये कुछ छिपाना चाहते हैं जनता से। सीधी सीधी बात है ये। मोदी जी संसद में ही नहीं आ रहे, बिल्कुल। और वो केवल एक बार न बनाया गया कि महिला एमपी उनके कुर्सी के सामने हैं और हमला हो सकता है। बताओ भाई ये कमाल की बात है। यदि संसद में भारत के प्रधानमंत्री पे हमला हो सकता है तो फिर वो तो सुरक्षित कहीं भी नहीं हो सकता। इससे सुरक्षित जगह कोई नहीं है और वहां भी नहीं आता। असली मुद्दा यह है कि हमला का डर नहीं था, बल्कि डर इस बात का था कि तेरे मुंह से कुछ बुलवाएंगे और वो बोलना नहीं चाहता। इससे यह भी जाहिर हो रहा है कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री की गर्दन ट्रंप के हाथ में है। उसका कारण वो खुद हो सकता है, उसका कारण उसका कोई लग्गा बग्गा, उसके आगे पीछे उसके साथ रहने वाला कोई बंदा हो सकता है। और ये जो अभी ये फाइलें खुल रही हैं, एप्स्टीन फाइलें हैं, उनमें बहुत कुछ उजागर होने लग रहा है। और ये बिल्कुल ही एक तरह से देश के साथ गद्दारी करते हुए इस व्यापार समझौते को एक तरफा मंजूर करते हैं। अमेरिका के किसी भी उत्पाद पे हम टैरिफ 0 करेंगे और वो हमारे ऊपर जो 3% टैरिफ था उसको 18 कर दिया। लेकिन ये ताड़ी पीट रहे हैं कि 50 से 18 पे गए। अरे भैया आप यूं क्यों नहीं सोचते, हम 3 से 18 पे चले गए, जो 6 गुना है। पहले केवल 3% लगता था, अब वो 18 लगेगा। ये 50, 25, 50 तो उसकी एक घोषणा थी एक तरफा, और वो खतरे अभी भी खड़े हैं। वो किसी दिन भी ये कहेगा कि हमारी निगरानी कमेटी ने ये कह दिया कि भारत अब भी गुस्ताखी कर रहा है और कहीं और से कुछ चीजें ले रहा है, तो उसी दिन फिर 50 हो जाएगा। तो उसकी तो मर्जी है, जो चाहेगा वो। तो मेमना और शेर वाली बात है। मेमना पानी पी रहा था, शेर भी पानी पी रहा था। शेर उस तरफ था जहां से पानी आ रहा था और मेमना दूसरी तरफ था।
उन्हें कहा मैम ने तुमने पानी जूठा कर दिया। और मेमना कहता है साहब मैंने कहाँ जूठा कर दिया, पानी तो आपकी तरफ से मेरी तरफ है रहा है। बोला फिर इससे आगे तेरे बाप दादे होंगे उनने पानी जूठा कराया है। और वो एक झपट्टा मार के उसकी गर्दन तोड़ देता है। तो ये गर्दन हमारे प्रधानमंत्री की ही नहीं बल्कि इस देश की गर्दन ट्रंप और अमेरिका के हाथ में चली गई है, जो बहुत खतरनाक बात है। और अखिल भारतीय किसान सभा और संयुक्त किसान मोर्चा ये महसूस करता है कि हमारे देश की कोई संप्रभुता नहीं रहेगी। और ये बड़ी मुश्किल हमारे लोगों ने कुर्बानी देकर आजादी हासिल की थी और इस आजादी को बचाने का एक बड़ा अभियान भी है। ना आपने बिल्कुल विस्तार से लास्ट प्रश्न और मास्टर जी, अभी आप अखिल भारतीय किसान सभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग से भी आए हैं और निरंतर संयुक्त किसान मोर्चा की शीर्ष मीटिंगों में भी शामिल रहे हैं। जो यू इतना बड़ा खतरा आन पड़ा, जब देश की संप्रभुता खतरे में पड़ेगी, देश की खेती खतरे में पड़ेगी, रोटी खतरे में पड़ेगी, तो इसके खिलाफ आप लोग कैसे मुकाबला करोगे? या आने वाली जो गतिविधियां होंगी, जो 12 फरवरी की हड़ताल होगी उसके बाद भी, तो किस तरह के जनसंघर्ष भविष्य में लड़े जाएंगे, इनके बारे में कुछ बताओ जी। अभी तो जो राष्ट्रीय हमारी कन्वेंशन थी अखिल भारतीय किसान सभा की आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर में, उसमें यही था कि 12 तारीख की हड़ताल है। लेकिन उसके चलते चलते ये बातें आनी शुरू हो गई थी कि एक तरह से डील सहमति बन चुकी है और आने वाली है। और हमने ये तय किया था कि 12 तारीख की हड़ताल को पूरे जोर शोर के साथ समर्थन करेंगे, उसमें शामिल होंगे, पूरे देश में होंगे, ना केवल हरियाणा में, ना केवल उत्तरी भारत में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में। क्योंकि अखिल भारतीय किसान सभा भी अपने आप में पूरे देश में है और संयुक्त किसान मोर्चा भी पूरे देश में है। संयुक्त किसान मोर्चा अपने आप में एक बड़ी ताकत बन चुका है, तो हम उसका विरोध 12 तो करेंगे। हमने उसी में तय कर लिया उन्नों पर, और ये तय कर लिया कि 24 तारीख को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पूरा हिंदुस्तान के मोर्चे की मीटिंग होगी। 24 फरवरी को कुरुक्षेत्र में हड़ताल के ठीक 12 दिन बाद ये जो संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय मीटिंग होगी। और उसमें ये तय हुआ है कि भाई हम 12 की तो समीक्षा करेंगे, हम कहाँ तक सफल रहे हैं, और उस समीक्षा के आधार पे फिर 24 तारीख को आगामी आंदोलन की घोषणा करेंगे। वो किसी रूप का भी हो सकता है, क्योंकि मैं नहीं कह सकता, वो तो एक बड़ा संगठन है। लेकिन जो भी वो फैसला करेगा अखिल भारतीय किसान सभा उस पर फूल चढ़ाएगी और उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेगी, फैसला किसी भी तरह का हो चाहे। दूसरा, हमने ये तय कर लिया है पहले से 11 जनवरी की हड़ताल में कि जिस दिन भी बिजली का विधेयक संसद में पेश होगा उससे अगले ही दिन रेल रोको और सड़क रोको शुरू कराएंगे। ये 12 की हड़ताल के बाद? 12 की नहीं, कभी भी हो सकता है, तो सरकार की मर्जी, हो सकता है वो 1 साल नहीं हो, ठीक बात हो सकता है वो 15 दिन बाद ही हो जाए, 10 दिन बाद। जिस दिन भी पार्लियामेंट के पटल पे जिस दिन भी बिजली का संशोधन बिल आएगा उससे ठीक अगले दिन हम अपने वो तैयारी कर रहे हैं पहले से ही। अगले ही दिन देश की रेलों को रोकेंगे, नेशनल हाईवे को रोकेंगे और किसान सड़कों पर होगा बहुत बड़ी संख्या में। तो आने वाला दौर जनसंघर्षों का होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। आजादी भी हमें जनसंघर्षों के बल पे ही मिली थी, और आजादी मिलने से पहले ही जो मजदूरों के लिए कानून बने थे उन कानूनों का भी ये भंग कर रही है। ये अंग्रेजों से भी गई गुजरी सरकार है और जन आंदोलनों के बल पे ही इनके झुकाएंगे, इनके ये कानून वापस करवाएंगे और एक मजदूरों के लिए भी और कर्मचारियों के लिए भी एक अच्छा नियम कानून लागू होते हुए उनकी सेवाएं हो। अंतिम प्रश्न है मास्टर जी आज की बातचीत का। सरकार के पास एक बड़ा कारगर हथियार है जिसका विपक्ष भी कई बार जवाब नहीं दे पाता, वो है सांप्रदायिकता के आधार पर लोगों को विभाजन करना और एक जाति के आधार पर। अगर आप देखा कितना बड़ा किसान आंदोलन था, इसके बावजूद सरकार, उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा कामयाब होगी, हरियाणा में कोई संभावना भी नहीं थी, वहां भी होगी, बिहार में भी होगी। जो धर्म का नाम पर विभाजन करने का केंद्र सरकार या आरएसएस का एक नेटवर्क है, और हरियाणा और उत्तर भारत और बहुत से इलाकों में जो जाति का आधार पर आप देखोगे किसानों को भी खड़ा कर दिया इन्होंने एक दूसरे के बरकस। इसका आप क्या उपाय कर पाओगे? देखिए, इसमें तो कोई संदेह क्या होगी जिसकी सरकार ये सब काम करेगी, लेकिन अखिल भारतीय किसान सभा का आज से लगभग 90 साल पहले गठन हुआ था और वो इस सांप्रदायिकता के खिलाफ भी था और उस समय की अंग्रेजी सल्तनत या सरकार के खिलाफ भी था, और किसानों को जो जमीन को जोतता उसको जमीन का हक दिलवाने का था। उस समय भी ये तय हुआ था जब हमारा
संगठन का गठन हुआ 90 साल पहले कि किसी भी तरह का देश में सांप्रदायिकता नहीं होगी, बल्कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हमारे सदस्य होंगे, आज भी हैं। और जो संयुक्त किसान मोर्चा का गठन हुआ और उसका आंदोलन शुरू हुआ, उसमें ये सिद्ध भी हो गया। आपने देखा होगा जब आप दिल्ली बॉर्डर पर गए होगे, वहां पर ना केवल गुरुद्वारे और सिखों के लंगर थे, बल्कि हरियाणा के आम आदमी, आम गांव और यहाँ तक कि हरियाणा की खापों के भी बड़े बड़े लंगर थे। बिल्कुल थे जी। और मुस्लिम आबादी जहां भी आसपास थी, उन सब ने भी बड़े बड़े लंगर ही नहीं लगाए, बल्कि अपनी मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए कि आप दिन में रात में किसी भी समय आइए और यहाँ आराम भी कीजिए। और वो एकता बहुत जोरों की हमने देखी। ये तो हो ही नहीं सकता कि इस देश में कोई सांप्रदायिकता कर देगा जब तक मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा है, अखिल भारतीय किसान सभा है और बहुत सारे जागरूक लोग हैं जो कभी भी इस देश में सांप्रदायिकता को सिर नहीं उभारने देंगे। और जहां तक आप ये कहते हो कि भाई फिर भी वो राज है गया, आप देखिए जो 400 की मांग करते थे कि 400 MP हमें दो, 400 पार का नारा था, पार का था, और वो 240 पे समेट दिया। बिल्कुल एक बड़ा झटका है। बिल्कुल। ये अलग बात है कि कुछ लोगों ने उसको समर्थन कर दिया, उनकी अपनी राज सत्ता का लोभ लालच है, और लेकिन ये स्थिर सरकार नहीं है अब भी। दूसरी बात ये रही कि सांप्रदायिक तब तो हम सावधान हो गए, लेकिन जातीय आधार पर जो इन्होंने जहर घोड़ा उसको उस समय तक हम भी गहराई से समझ नहीं पाए। और उसका परिणाम ये हुआ कि कुछ प्रदेशों में, जिनमें हरियाणा भी शामिल है, ये राज सत्ता में फिर से आएगी, जबकि उम्मीद नहीं थी। दूसरा, हरियाणा में जो विपक्ष में लोग थे वो भी जीतना नहीं चाहते थे, वो भी ये चाहते थे कि मुख्यमंत्री तो हम बने लेकिन MLA बने ना बने। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि विधायक तो हार जाए और मुख्यमंत्री बन जाए? तो उन्होंने भी गंभीरता जो दिखानी चाहिए तो नहीं दिखाई, और कहीं न कहीं हमारी भी ये चूक रही है कि जातीय दंगों में जो एक तरह का जहर घोड़ा गया, जबकि दंगे नहीं हुए, विभाजन जहर घोड़ा गया। हाँ, नीचे तक। और वो विभाजन ना समझने की वजह से, या उसमें जो समझे तो जितने प्रयास होने चाहिए तो वो नहीं हो पाए, ये राज सत्ता में आ गए। लेकिन राज सत्ता में आना ही काफी नहीं है। लोगों की जन लामबंदियां जब बड़ी बड़ी होंगी, जन आंदोलन होंगे, तो इन सरकारों को झुकना पड़ता है, झुकेंगे। जहां तक मैं बिजली के कानून का जिक्र कर रहा था, 2003 में वाजपेयी जी की सरकार पहली बार ले आई थी संशोधित बिल निजीकरण का। उसके बाद वापस लेना पड़ा जन विरोध को देखते हुए। फिर 9 में कांग्रेस की सरकार मनमोहन जी की थी, वो भी कोशिश करी उनने, वो भी सफल नहीं हुआ और वापस लेना पड़ा। 17 में फिर इस मोदी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने बिजली का संशोधित बिल लाने के प्रयास किए, जन आंदोलन को देखते हुए वापस लिया। 22 में ले आए और किसानों ने घोषणा कर दी कि हम इसको सफल नहीं होने देंगे। अब 25 में ले आए। तो ये जन आंदोलन जो उठते हैं, और अभी आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, पालघर से चले, इधर नागपुर से चले, कितने बड़े बड़े काफिले थे। और वहां की जो तानाशाह सरकार अपने आप को मानती है और बीजेपी की प्रयोगशाला के रूप में उसको देखते हैं महाराष्ट्र को, उस सरकार ने घुटनों के बल आना पड़ा और किसानों के जत्थों को बीच में ही रोक के बात करनी पड़ी। खुद मुख्यमंत्री बातचीत में शामिल हुआ, उसने सारी गारंटियां ली कि मैं सब कुछ करूंगा किसानों की जो मांगे हैं। तो जन आंदोलन हम तैयार करेंगे, और जन आंदोलन के आगे कोई भी सरकार हो, कितने भी बहुमत की हो, झुकना पड़ेगा। आपका कहने का अभिप्राय ये है कि जब जन आंदोलन की लहरें उठेंगी तो वो जाति और धर्म की दीवारों को गिरा के एक एकता का निर्माण होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो मास्टर जी, आपकी को शुभकामनाएं हैं, और सभी दर्शकों से भी अपील है कि वो जो मास्टर जी ने बातचीत रखी है इस पर चिंतन मनन करें, और सभी दर्शक कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपका बहुत बहुत, हम भी आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और आपका शुक्रिया है कि आपने इसी समय पर हमारी बातचीत की है। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाइयाँ। आपका भी धन्यवाद।